चलिए हेजिंग का टॉपिक चल रहा था, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 11। फैशन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स क्रूजर बाइक्स फॉर एक्सपोर्ट टू अमेरिका एंड यूरोप। चलो कोई नहीं, एक कंपनी दे रखी है और उसका आपको बिजनेस बता रखा है कि वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और यूरोप को। 12 बी पार्ट हो गया था, ठीक है। 12 इसके बाद देख लेते हैं। इट रिक्वायर्स ए स्पेशल टाइप अलॉय कॉल्ड फेकल, ठीक है, मेड अप ऑफ आयरन एल्यूमिनियम कॉपर। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बता रखा है, देखो कंपनी को एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है फेकल। मुझे फटाफट से बताओ क्या एक्चुअल में कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है। ये समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन पढ़ के? तो जब भी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है तो हेजिंग का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। फेकल इज सोल्ड एट 230 पर केजी इन द स्पॉट मार्केट। देखो फेकल की आज की रेट दे रखी है 230। तो ये क्वेश्चन शेयर का है या कमोडिटी का है? क्वेश्चन शेयर का है या कमोडिटी का है? कमोडिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक छोटा सा डिफरेंस हमें करना है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त बता दूंगा। हाँ, इफ फैशन लिमिटेड हैज रिक्वायरमेंट ऑफ 6 टन इन 6 मंथ टाइम। लो जी, एक्चुअल में कितना फेकल आपको खरीदना है? 6 टन। कब खरीदना है? 6 मंथ्स टाइम, मतलब 6 महीने बाद। एंड द 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट इज 2.42 लाख पर टन। ये लो जी, 1 टन की रेट भी दे रखी है, ये फ्यूचर रेट दे रखी है एक्चुअल में, मतलब ये क्या है आपका 6 मंथ फ्यूचर प्राइस है। ये कैरिंग कॉस्ट है 5% पर एनम, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। शुड द कंपनी ऑप्ट फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? चलो देखो, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में बहुत सारे टुकड़े हैं तो आपको 1 बाय 1 सॉल्यूशन निकालना है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, पार्ट 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, देखो आप, फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है क्या आपको कमोडिटी फ्यूचर्स में खरीदनी चाहिए या कमोडिटी आज ही खरीदनी चाहिए? क्या करें दोनों से? ऑब्जेक्टिव क्या होगा मुझे ये बताओ, यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मिनिमाइज आउटफ्लो, सिंपल, मिनिमाइज आउटफ्लो बोल दो, परचेज प्राइस बोल दो। हाँ, अब मिनिमाइज आउटफ्लो कैसे होगा, देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1, इसको चाहे इस लैंग्वेज में समझ लो या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं थ्योरेटिकल निकाल लो। देखो दोनों तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन 1, बाय फेकल टुडे। देखो आज अगर फेकल खरीदते हो आप तो आपकी नेट कॉस्ट क्या रहने वाली है? आज फेकल क्या रेट में मिल रहा है? 230 पर केजी। चलो लिखते हैं, आउटफ्लो टुडे फॉर परचेज ऑफ फेकल, ठीक है ना। कितना आउटफ्लो होगा आज फेकल खरीदेंगे तो? देखो हमें 6 टन खरीदना है और रेट जो दे रखी है वो केजी में दे रखी है, तो 6 टन को 1000 से इंटू करेंगे तो 6000 किलो हो जाएगा, इंटू रेट जो दे रखी है आज वो है आपकी 230। जहां भी दिक्कत हो वहीं बता देना। बोलो कितना आउटफ्लो गया यहाँ पे? 13,80,000 रुपए का आउटफ्लो तो एक हो गया, ठीक है। दूसरा, एक तो ये आउटफ्लो होगा आज, प्लस
अब दो खर्चे लगेंगे हमारे, एक 5% की कैरिंग कॉस्ट लगेगी, एक 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो चाहो तो एक साथ करके भी लिख सकते हो दोनों को। 15% का खर्चा लगेगा आपका एक साथ, ठीक है ना, दोनों को एक साथ करके लिख दूं, प्लस इंटरेस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। वो कैसे निकालेंगे? 13,80,000 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर, हाँ जी, दोनों की रेट मिलाएंगे तो कितनी हो जाती है? 15%। 0.15 इंटू 6/12। करो कैलकुलेट, कितना होता है? कितना आएगा? फटाफट से कैलकुलेट करो। 2.71828 का 12 टाइम्स अंडर रूट करो, -1 मल्टीप्लाइड बाई पावर, पावर कितनी है? 0.15 इंटू 6/12 प्लस 1 और इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। इंटू 13,80,000, ये आ गया आपका 14,87,493। चलो सही है, 14,87,493 रुपीज, ये भी आउटफ्लो है। तो देखो टोटल आउटफ्लो एट T6 पे कितना टोटल आउटफ्लो हो गया? दोनों को ऐड कर दूं, 28,67,493 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अगर मैं आज परचेज करता हूं तो मेरी जो टोटल कॉस्ट होगी T6 पे वो जाके हो जाएगी 28,67,000 रुपए। जबकि ऑप्शन 2 क्या है हमारे पास? ऑप्शन 2 है बाय फैकल यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पे जाता हूं मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आउटफ्लो एट T6 टू बाय फैकल। कितना होगा देखो, आपको प्राइस दे रखी है 2,42,000 पर टन, इंटू 6 कर दो। नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी। ये तो टोटल आउटफ्लो ही आएगा। आप लोग तो कोई बोलते हो नहीं कुछ, आपको तो केवल कॉस्ट बतानी है ना यहाँ पे, तो इसमें से 13,80,000 लेस करेंगे ना, तभी तो कॉस्ट आएगी। माइनस करना है इसको। अब ठीक है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। देखो 13,80,000 रुपए का आज आपने खर्चा किया, अगर उसका मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 13,80,000 इंटू टाइम वैल्यू। पर इसको करने से मुझे बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आता है या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होके आती है? फटाफट से बोलो। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ फ्यूचर वैल्यू आएगी ना, तो फ्यूचर वैल्यू मुझे थोड़ी बतानी है, मुझे केवल इंटरेस्ट कॉस्ट बतानी है। तो फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मैंने एक साथ ही ले ली, इसीलिए मैंने यहाँ पे 15% ले लिया।
आया समझ में आप? तो देखो जो टोटल कॉस्ट मेरी पड़ेगी T6 पे वो हो जाएगी 14,87,493, जबकि अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी 242 इंटू 6 करो 14,52,000। अब बताओ दोनों में से आउटफ्लो किसमें कम है? दोनों में से किसमें आउटफ्लो कम है? सिंस रूपी आउटफ्लो इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज comparatively lower, therefore FECL should be bought using future contract। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, एक बार देख लो। दो ऑप्शन बना के सोल्व किया मैंने। अगर आज FECL खरीदते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी ऑप्शंस बनाओ तो सबका टाइमिंग जो है ना इनफ्लो आउटफ्लो का वो सेम होना चाहिए। तो मैंने दोनों ऑप्शन में टाइमिंग क्या रखा है? एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीने के बाद में अगर मैं आज खरीदता हूँ तो 6 महीने के बाद जो टोटल कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी 14,87,000, और अगर फ्यूचर में खरीदते हैं तो कॉस्ट लगेगी 6 महीने बाद वो हो जाएगी 14,52,000। इन दोनों में से कम कॉस्ट लग रही है हमारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, अभी पार्ट 1 चल रहा है इस क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन मान लो या इसको बहुत ऐसे मान लो कि अलग अलग क्वेश्चन है। चलो अब एक इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और बता रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करके दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है इसका? आप 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे? H0 इंटू ई की पावर R प्लस कैरिंग कॉस्ट इंटू टी। H0 कितना है? अब देखो लोट में निकाल देना या केजी में निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। H0 दे रखा है 75 kg, तो यहाँ 75 लिखो मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 0.10 प्लस 0.05 इंटू 6/12। कितना आएगा थ्योरेटिकल प्राइस बताओ? सेवेंटी फाइव कहाँ से आया? स्पॉट प्राइस कितनी दे रखी है आपको कॉमोडिटी की? ओके 230 दे रखी है। पिछले क्वेश्चन की फिगर याद रहेगी क्या? 230 दे रखी है, 230 लिखो यहाँ। कितना आ रहा है? 247.91 आ रहा है मेरा, 92 आ रहा है। ठीक है 247.92 कर देते हैं। ये पर केजी है ना? पर टन लिखोगे तो, और इसको पर टन लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये हो जाएगा 2,47,920 पर टन। ठीक है, अब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज 6 मंथ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस
इज लेस देन 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है? 2,42,000। 2,42,000 है ना ये, और ये आ रहा है 2,47,920। देयरफॉर 6 month फ्यूचर शुड बी बॉट। यहां से हम खरीद सकते हैं। तो दोनों तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो आप, प्रेजेंट दोनों राइट आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है क्या फर्स्ट पार्ट? तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब देखो सेकंड पार्ट पे जाने से पहले एक चीज आपको बता रहा हूं मैं। ये जो फ्यूचर वाला कंसेप्ट है, फ्यूचर वाला कंसेप्ट क्या होता है? फ्यूचर वाला कंसेप्ट होता है कि ये T0 है, ये T3 है, मान लेते हैं 3 मंथ का फ्यूचर है। तो यहां अगर फ्यूचर प्लस किया है तो यहाँ फ्यूचर माइनस करना पड़ता है। चलो एक चीज और टेस्ट कर लेते हैं आपकी। T0 पे F प्लस किया था, T3 पे F माइनस किया। जब मैं F माइनस करूंगा उस वक्त क्या बोलते हैं हम इसे? F प्लस करके अगर दोबारा माइनस कर देता हूं मैं, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया? मेरी ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ। यही होता है। और इसमें होता क्या एक्चुअल में? जब आप शेयर मार्केट की बात करोगे, इस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, जब आप शेयर मार्केट की बात करोगे, शेयर मार्केट कहाँ? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे फ्यूचर चलता है। तो यहाँ नो एक्चुअल डिलीवरी, यहाँ कभी भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती शेयर की आपको फ्यूचर्स में। ओनली प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेटलमेंट इज पेड और रिसीव्ड। सिंपल। आपको केवल और केवल एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस का सेटलमेंट होता है, एक्चुअल में कोई डिलीवरी नहीं होती। ठीक है, तो शेयर मार्केट का तो हम इसी तरीके से चलेंगे। बट जब कोई कॉमोडिटी का क्वेश्चन आएगा ना आपका, कॉमोडिटी में भी चलता है इसी तरीके से है, एक्चुअल सेटलमेंट होता है। बट कॉमोडिटी का जब क्वेश्चन की बात कर रहे होगे, इन क्वेश्चन वी विल कंसिडर डिलीवरी एट फ्यूचर प्राइस। आ रही बात समझ में? क्या डिफरेंस है दोनों में? जब कभी भी शेयर का क्वेश्चन होगा तो आप फ्यूचर को इसी तरीके से चलना। एफ अगर प्लस किया है तो एफ को माइनस करेंगे, एफ माइनस कर रखा है तो एफ को प्लस करेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी डिफरेंस होगा उसका एक्चुअल में प्रॉफिट का सेटलमेंट होगा। मतलब एफ जब हम खरीदेंगे बेचेंगे स्टार्टिंग में T0 पे तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, और जब हम मैच्योरिटी पे उस एफ को स्क्वायर ऑफ करेंगे उस वक्त केवल और केवल डिफरेंस का लेना देना होगा। जबकि कॉमोडिटी का क्वेश्चन होगा तो आप क्या ट्रीट करके चल लेना कि जो फ्यूचर प्राइस है उसमें एक्चुअल में हम कॉमोडिटी की डिलीवरी ले रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बात करोगे, इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है फेकल जो है उसकी फ्यूचर प्राइस क्या चल रही है? 6 मंथ फ्यूचर प्राइस चल रही है 2,42,000 पर टन। और अगर आपने एफ प्लस किया है तो देखना यहाँ पे, अगर आपने एफ प्लस किया है, एफ प्लस का मतलब क्या होता है बताओ? फ्यूचर में आप फेकल खरीद सकते हो या बेच सकते हो इस प्राइस पे। एफ प्लस करने का मतलब क्या होता है? इस प्राइस पे फेकल खरीदेंगे या फेकल बेचेंगे। बाय, है ना? एफ का मतलब प्लस का मतलब बाय होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे आप एक्चुअल में फेकल खरीद सकते हो, एक्चुअल में फेकल बाय कर सकते हैं हम एट द रेट ऑफ 2,42,000। हरी बात समझ में? नेट इफेक्ट निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज सेम ही आएगा। नेट इफेक्ट की कोई बात नहीं है, नेट इफेक्ट सेम होगा, दोनों तरीके से निकालना। बट प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमोडिटी का होगा तो एक्चुअल डिलीवरी लेके चलेंगे, शेयर्स का होगा तो हम स्क्वायर ऑफ करके चलेंगे। ओके, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हमेशा भले ही कॉमोडिटी का फ्यूचर हो या शेयर का फ्यूचर हो, हमेशा स्क्वायर ऑफ होके ही ट्रीटमेंट होता है।
एक्चुअल डिलीवरी कभी भी नहीं होती। बोलो, क्लियर है क्या इतनी बात? इसको नोट कर लो ताकि आपके दिमाग में रहे आगे भी जब आप क्वेश्चन सोल्व करो। ये सोल्व करने का जो मैनर है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकली हमेशा स्क्वायर ऑफ ही चलता है। बोलो फटाफट। ये जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लो एक बार आप कॉपी में। तो शेयर मार्केट में और कॉमोडिटी के क्वेश्चन में आप छोटा सा डिफरेंस करके चल लेना। शेयर मार्केट में स्क्वायर ऑफ करेंगे और कॉमोडिटी में एक्चुअल डिलीवरी लेके चलेंगे। सबके बात समझ में आ गई? चलो, तो देखो क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया आपका। आगे आ जाओ। केस ए, if the company does opt for future contract for buying 6 tons of vehicle, what will be the effect if spot rate at the end of 6 months is 2,55,000 per ton and spot rate at the end of 6 months is 2,35,000 per ton? ठीक है। Has the company gained or lost? तो ये देखो बहुत सारे पार्ट है इसमें। तो आपको बोल रहा है कि अगर कंपनी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो चलो हमने मान लिया कि हमने F प्लस कर लिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर फ्यूचर में प्राइस 2,55,000 हो जाए तो क्या होगा, और 2,35,000 हो जाए तो क्या होगा? ठीक है। दूसरा, क्या कंपनी को कोई गेन और लॉस हुआ इससे? और इफ द कंपनी हैज लॉस्ट, इज इट प्रॉपर टू कंक्लूड दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज फेल्ड टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉस एंड देयरफॉर नीड नॉट बी रिजॉर्टेड टू? चलो, अब ये जो कुछ भी बोल रहा है इसका आंसर निकालते हैं यहाँ पे। पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, पार्ट 2 केस ए की बात कर रहे हैं हम, है ना। केस ए में भी ए। हाँ, अगर स्पॉट प्राइस क्या हो जाती है 2,55, तो आपको देखो डायग्राम से समझा देता हूं मैं। ये 0 है, ये 6 मंथ है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एफ प्लस किया। एफ प्लस किसके लिए किया आपने? 6,000 kg एट द रेट ऑफ 2.4, सॉरी कितनी प्राइस थी, 242। या आप टन में लिखना चाहो तो टन में लिख लो। 6 टन एट द रेट ऑफ 2,42,000, यही था। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे अगर इस दिन जाके एक्चुअल में जो स्पॉट प्राइस है वो क्या हो जाती है, 2,55,000 हो जाती है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पता है कि एक्चुअल में आपको फेकल बाय तो करना ही है ना, है ना। एक्चुअल में आपको फेकल बाय करना है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वादा या चॉइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है वादा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अगर आपने फ्यूचर में किसी से बाय किया है तो आपको वो कमोडिटी खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो मैं एक्चुअल डिलीवरी वाली केस की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे, नाउ द कंपनी विल बाय फेकल एट द रेट ऑफ 2,42,000 पर टन यूजिंग फ्यूचर, है ना, क्योंकि हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है।
अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे बड़े समझदार हो आप, कोई चीज जिसकी बाजार में रेट 2,55,000 चल रही है, वो आप खरीद कितने में रहे हो? 2,42,000 में। खुश हो गए या दुखी हो गए? खुश। खुश मतलब सेटिस्फाइड। और यहाँ पे अब मुझे ये बताओ, इसको फैक्टल तो खरीदना ही था। देखो, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो भी फैकल खरीदना था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी फैकल खरीदा है। अल्टीमेटली डिफरेंस क्या हुआ? हम ये बोल सकते हैं, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो हमें पेमेंट करना पड़ता 2,55,000 का, और क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा कितने का? 2,42,000 का। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें 13,000 का लॉस होता जो कि बच गया। आ रही बात समझ में? तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल लॉस कुछ नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि हेजिंग का मतलब ही होता है कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता। बट यहाँ पे एक नोशनल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। बताओ, नोशनल प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? नोशनल प्रॉफिट हुआ है कितने का? 13,000 रुपीज। सॉरी, 13,000 तो एक टन का है, 13,000 इंटू 6, 78,000 रुपीज का आपको नोशनल प्रॉफिट हुआ है। बोलो, क्लियर है क्या ये बात? तो देखो, अब क्वेश्चन पे एक बार दोबारा आ जाते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था इफ स्पोर्ट प्राइस एट द एंड ऑफ 6 मंथ 255 हो जाती है, चलो, व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा? तो हम बोलेंगे इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा, हमें तो वही 242 में खरीदने का फ्यूचर खरीद रखा है, तो हम तो 242 में खरीद लेंगे। नीचे पूछा है इज द कंपनी गेन्ड और लॉस्ट, तो इसके लिए आपको मैंने लिखा है क्या? एक्चुअल गेन लॉस कुछ नहीं हुआ, बट नोशनल गेन हुआ है आपको 78,000 का। फिर पूछा इफ द कंपनी इज लॉस्ट, तो यहाँ लॉस्ट वाला केस तो है ही नहीं, ये वाला, उसको बाद में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हर पार्ट को एक सेपरेट क्वेश्चन लेके चलना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। फटाफट से लिख दो, यहां तक ओके है सबको? चलो, इसका बी पार्ट सोल्व करना है। देखो, बी पार्ट में भी क्या कर रखा है हमने? 0 और 6 मंथ। 0 पे हमने क्या किया था? एफ प्लस किया था कितना? 6 टन एट द रेट ऑफ 2,42,000। तो 6 मंथ बाद में स्पॉट प्राइस क्या हो गई? 6 महीने बाद अगर स्पॉट प्राइस हो गई कितनी? 2,35,000। 2,35,000। मुझे बताओ, क्या फर्क पड़ेगा? क्या मुझे तो 2,42,000 में ही खरीदना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वादा। वादा जो किया वो निभाना पड़ेगा। यहाँ मैंने कॉल ऑप्शन नहीं ले रखा। बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, या कंपनी को उसी रेट में खरीदना ही पड़ेगा? 242 में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपनी हैज टू बाय फैक्टल at the rate of 2,42,000 per ton since it had entered into 6 month future contract to buy फैक्टर। ठीक है, तो इसको तो उसी में खरीदना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना इसके आउटफ्लो पे।
अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर यहाँ पे एक नोशनल लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे नोशनल लॉस हुआ है। नोशनल का मतलब अगर हम हेजिंग नहीं करते तो हमें 2,35,000 रुपए में बाय करने का मौका मिल जाता, जबकि अब हमें 2,42,000 में बाय करना पड़ रहा है। तो 7,000 रुपए का हमें लॉस हो गया और 6 टन में हुआ है, तो टोटल नोशनल लॉस जो है वो है 48,000 रुपीज, 42,000। आगे यहाँ तक समझ में? चलो अब दोनों ही सिचुएशन में मुझे बता दो नेट आउटफ्लो कितना होगा इसके जेब से। यहाँ पे अगर मैं ये लिखता, हालांकि पूछा नहीं है उन्होंने, लेकिन फिर भी समझने के लिए लिख लो, ज्यादा बेटर है। ऊपर वाले केस में नेट रुपी आउटफ्लो कितना होता है इसकी जेब से, इसको तो 2,42,000 में ही खरीदना पड़ेगा ना, इंटू 6 टन, 14,52,000 का आउटफ्लो होगा। तो हेजिंग के प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी नेट रुपी आउटफ्लो कितना होगा। देखो यहाँ पे भी इसने 2,42,000 में बाय किया है, इंटू 6, तो 14,52,000 ही यहाँ पे आएगा। तो फर्क यही तो होता है हेजिंग का मतलब। हेजिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर की जो फ्लक्चुएशन है उससे अब आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको फैकल खरीदना है तो आपकी जो प्राइस है वो फिक्स हो गई। अब मार्केट में एक्चुअल में 2,35,000 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,55,000 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो जेब से आउटफ्लो होने वाला है वो फिक्स है 14,52,000। ये बात सबके समझ में आ रही है? देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सेटलमेंट वाले तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, 14,52,000 रुपए। पर वैसा करना प्रेजेंटेशन को हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर बात करोगे तो प्रैक्टिकली तो वैसे ही होगा कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना पड़ेगा और स्पोर्ट में खरीदना पड़ेगा। बट इतना सा तो हम कर ही सकते हैं फाइनल में, इतनी चीजें हम याद कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है। तो कॉमोडिटी वाले को प्रेजेंट करेंगे डिलीवरी के हिसाब से, और शेयर्स वालों को प्रेजेंट करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट के हिसाब से। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। देखो अब इन्होंने पूछा था हैज द कंपनी गेन्ड लॉस्ट, हमने बोला एक्चुअल लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, नॉशनल हुआ है। आगे इफ द कंपनी इज लॉस्ट, तो इस बी वाले पोर्शन में कंपनी को लॉस हो रहा है। इज इट प्रॉपर टू कंक्लूड दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज फेल्ड टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉस। चलो आप बताओ मुझे, बी पार्ट को नजर में रखना। बी पार्ट में आपको नॉशनल लॉस हो रहा है, क्या उस लॉस को देखते हुए ये कंक्लूड करना प्रॉपर होगा क्या कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ है कंपनी को लॉस से बचाने में, एंड देयरफॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए कभी। चलो आप बताओ मुझे, क्या ये जो वर्डिक्ट इन्होंने दिया ये सही है या गलत है? विद सम लॉजिक, इन थोड़ी बहुत डिटेल के साथ बताना, ऐसे नहीं यस नो लिखोगे। छोटा सा एक्सप्लेनेशन और यस नो बताओ, क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना गलत है क्या? अगर मैं बी सिचुएशन की बात करूं तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था हमें? कमॉन कमॉन, जल्दी से दो थोड़ा सा। देखो पूरा जो सब्जेक्ट है वो इंटरप्रिटेशन का है, कंक्लूजन्स का है, डिसीजन मेकिंग का है। अब आप डिसीजन ही नहीं लोगे तो कितना भी रट लो इसको। नो, रिड्यूस रिस्क ऑफ वैल्यू फ्लक्चुएशन, वेरी गुड हर्ष। गलत, नोशनल लॉस हुआ, एक्चुअल में तो कोई लॉस हुआ ही नहीं। ठीक है गौरांग, आंसर सही है बट नॉट अप टू द मार्क। और बताओ फटाफट बताओ सब लोग, और कौन एकदम एग्जैक्ट रग उसको पकड़ सकता है? हर्ष का आंसर लगभग लगभग पूरा परफेक्ट है, बट दूसरे का कॉपी मत करो, आप अपने हिसाब से बताओ आपको जो समझ में आ रहा है, थोड़ा जल्दी लिखो।
नो दिस रिड्यूसेज रिस्क ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, मैं लिखा देता हूँ आपको नोट। उन्होंने बोला है लॉस के केस में क्या ये प्रॉपर होगा क्या कंक्लूड करना कि हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया बचाने में। तो यहाँ आप लिख लो इन दिस केस द कंपनी हैज suffered a notional loss of rupees 42,000 due to future contract। ठीक है, the intention of hedging is to eliminate future eliminate a risk of future price fluctuations। that is in future irrespective of whether the price moves up upside or downside। that is in future irrespective of whether the price moves upside or downside, the actual rupee outflow of the company should be fixed। ठीक है, तो ये देखो इंटेंशन है, हेजिंग का इंटेंशन है कि आपकी फ्यूचर की प्राइस फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट कर दो। मतलब फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, हमारा जो एक्चुअल रुपी आउटफ्लो है ना वो फिक्स होना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। एंड हियर ऑल्सो द कंपनी हैज फिक्स्ड their outflow at rupees 2,42,000 per ton by entering into future contract। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इंटेंशन देखना है, हेजिंग का इंटेंशन होता है क्या। तो हेजिंग का इंटेंशन जो है वो काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिख देंगे हम therefore it is not proper to conclude that future contract has failed to save the company from loss। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि ये कंक्लूड करना सही नहीं है। कर लिया सबने नोट? फटाफट से बता दो नोट करके।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक तरीके से आपके लिए कंप्लीट नोट्स हो गए। इस क्वेश्चन को जब भी करोगे तो आपको जो हेजिंग का कंसेप्ट है वो पूरा, कॉमोडिटी का जो हेजिंग है वो सारा एक साथ समझ में आ जाएगा। अभी तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हो गया क्या नोट? चलो देखो, दो पार्ट कर लिए इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट पे आ जाओ। पहले उन्होंने पूछा था फ्यूचर करना नहीं करना, वो हो गया। फिर केस 1 में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बता दिया। केस बी पे आओ। केस बी क्या बोल रहे हैं? केस बी, what will be the course of action and effect of such action in the above two cases? कौन से? A and B, if there is no future market for FECL। अच्छा, अभी ऊपर वाली जो हेजिंग की है हमने, मुझे फटाफट बताओ, वो हेजिंग डायरेक्ट हेज है या इनडायरेक्ट हेजिंग थी? ऊपर जो हेजिंग की थी वो डायरेक्ट हेजिंग थी या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट थी ना, क्योंकि फेकल की हेजिंग हमने फेकल के ही फ्यूचर से की थी। तो ऊपर वाली हेजिंग डायरेक्ट हेजिंग थी। अब वो बोल रहा है फ्यूचर मार्केट अवेलेबल नहीं है फेकल का, तो क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट हेज। हेज रेशियो दे रखा है विद मेटल इंडेक्स। देखो जो इंडेक्स यूज लेना है वो है मेटल इंडेक्स। हेज रेशियो 0.9 है। हेज रेशियो बोल दो या बीटा बोल दो, एक ही बात होती है। सी पॉइंट पढ़ना है। ईच मेटल इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्विवेलेंट टू 500 केजीज ऑफ फेकल। चलो जी, चलो जी, चलो जी, मुझे बताओ क्या क्वांटिटी की इक्वेशन दे रखी है या नहीं दे रखी? हेजिंग जो होगी वो वैल्यू के अकॉर्डिंग करूं कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग? पक्का? सब लोग बताओ फटाफट। क्वांटिटी। तो कुल मिला के अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि वैल्यू के हिसाब से करनी है या क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन में केवल एक चीज हमें पकड़नी है कि कहीं कोई क्वांटिटी की इक्वेशन बता रखी है। तो बता रखी है, क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बोला 500 किलो फेकल इज इक्वल टू 1 मेटल इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट। यही बता रखा है इन्होंने। ठीक है, 6 मंथ मेटल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस क्या चल रही है? 4800 पॉइंट्स, मतलब रुपीज बोलना चाह रहा है वो कुल मिला के। अच्छा, ये इंडेक्स की प्राइस है या इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस है? अच्छे से देखो क्वेश्चन। क्या ये प्राइस मेटल इंडेक्स की है या मेटल इंडेक्स फ्यूचर की है? साफ साफ लिख रखा है इसने, तो कोई डाउट है ही नहीं यहाँ पे। मेटल इंडेक्स फ्यूचर लिख रखा है। अगर फ्यूचर नहीं होता तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है स्पॉट प्राइस अज्यूम करते हुए। दूसरा, इन्होंने बोला है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिविजिबल। अब देखो क्वेश्चन इजी कर दिया। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में भी आता है तो आपको वही आंसर वैलिड रखना है, उसको कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, इफ इन केस ए। चलो ये तो नेक्स्ट है, पहले थर्ड पार्ट की बात करते हैं। केस बी, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। पार्ट 3, ठीक है ना? कौन सा है वो पार्ट 3? पार्ट 3 मतलब केस बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इनडायरेक्ट हेज। इनडायरेक्ट हेजिंग बोल दो इसको, या फिर क्रॉस हेजिंग बोल दो, एक ही बात। अब पहले तो इसका डेटा लिख देते हैं जो जो हमारे पास अवेलेबल है।
एक तो हेज रेशियो दे रखा है आपको, हेज रेशियो इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 0.90। ठीक है, तो अब मैं यहां लिख रहा हूं। हाँ, अब इसमें एक अच्छे सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सोच के मुझे ये बता दो, जो मेटल इंडेक्स फ्यूचर है वो बाय करना है या सेल करना है? कौन बताएगा मुझे? मेटल इंडेक्स फ्यूचर को बाय करना है या फिर उसको सेल करना है? सेल करना है इज रॉन्ग आंसर। और बताओ चलो एक बार, बाकी लोगों को क्या लग रहा है, सेल या बाय? हर्ष को भी लग रहा है कि सेल करना है। सौरभ को भी लग रहा है कि सेल करना है, सेल लगा था। चलो, तो इसमें जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ आपको। आपने कैसे सेल बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। हम नॉर्मली जब हेजिंग करते हैं तो क्या करते हैं, दिस इज T0 एंड दिस इज T6। मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा कि एस अगर प्लस कर रखा है तो एफ क्या करना है, माइनस। एस अगर माइनस कर रहा है तो एफ क्या करना है, प्लस। यही होता है आपका कंक्लूजन हमेशा। ठीक है, यही होता है क्या? अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपने स्पोर्ट को आज क्या कर रखा है, खरीद रखा है कि बेच रखा है? इस क्वेश्चन में क्या T0 पर आपने फेकल खरीद रखा है या फेकल बेच रखा है? T0 पे फेकल खरीद रखा है या फेकल बेच रखा है? अरे बोलो ना, इतना धीरे धीरे रिप्लाई करते हो, थोड़ा जल्दी करो। है क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, T0 पे कुछ कर रखा है क्या आपने? फेकल का T0 पे सेल कर रखा है? कैसी बातें कर रहे हो? T0 पे कुछ कर ही नहीं रखा। मैंने क्वेश्चन आपको कितनी अच्छे से पढ़ाया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें T6 पे फेकल खरीदना है। हमें फेकल की रिक्वायरमेंट कब है, आज है या 6 महीने बाद है? नहीं बता रखा, सब बता रखा है, बता रखा है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में बता नहीं रखा, सब बता रखा है। आप ये बोलो कि T0 पे हमने ना तो फेकल खरीद रखा है ना फेकल बेच रखा है। हमें T0 पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें एक्चुअल में फेकल की रिक्वायरमेंट कब है, फेकल की रिक्वायरमेंट है 6 महीने के बाद। तो ये जो लॉजिक आप लगाते हो, ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में? तो जो लॉजिक हम लगाते हैं ना, एस प्लस है तो एफ माइनस कर दो और एस माइनस है तो एफ प्लस कर दो, वो वाला लॉजिक यहाँ आप लगा ही नहीं सकते। और अगर आपने लगाया है तो गलत लगाया। आपने बोला कि एफ माइनस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्या आज आपने फेकल खरीद रखा है क्या? अगर आज आपने फेकल खरीद रखा होता तो फिर आपका आंसर सही था। ठीक है, चलो ये तो नहीं होगा, अब क्या होगा वो सोचना। 6 महीने बाद आपको फेकल क्या करना है, बाय करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, रिस्क क्या है मुझे बताओ, रिस्क क्या है? प्राइस बढ़ना रिस्क है कि प्राइस घटना रिस्क है? कब लॉस होगा आपको? फेकल का प्राइस बढ़ेगा तो लॉस होगा या फेकल का प्राइस कम होगा तो लॉस होगा? रिस्क है इंक्रीज इन प्राइस, सिंपल है। तो देखो, अगर मैं ये बोलूं आपको तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कि फेकल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमें लॉस होगा। इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें प्रॉफिट कमाना है। किसमें प्रॉफिट कमाना है? मेटल इंडेक्स में। तो बताओ, मेटल इंडेक्स की अगर फेकल की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मेटल इंडेक्स की भी प्राइस बढ़ेगी। तो मुझे बताओ क्या स्ट्रेटेजी होगी कि अगर फ्यूचर में मेटल इंडेक्स की प्राइस बढ़ जाए तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? आज अगर मैं एफ प्लस करूं, है ना, और इस दिन में एफ माइनस करूं, तो क्या होगा?
मेरी जो बाय प्राइस है वो छोटी होगी और सेल प्राइस जो है वो बड़ी होगी, तो मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अगर इसको रटने वाली लैंग्वेज में मैं बोलूं तो सिंपल है, T0 पे अगर ऑलरेडी आपने स्पॉट के साथ कुछ कर रखा है तो वो आपको पता है कंक्लूजन क्या होता है। अगर T0 पे आपने कुछ नहीं कर रखा तो जहां यहाँ आंसर अपोजिट होता है ना, S प्लस के साथ F माइनस होता है, तो फ्यूचर एक्सपोजर पे आंसर होगा स्ट्रेट। अगर हमें S प्लस करना है तो हमें F भी क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ताकि अगर दोनों चीजें बढ़ेगी तो एक से प्रॉफिट होगा, दूसरे से लॉस होगा, सेट ऑफ हो जाएगा आपस में। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अब एग्जाम इस क्वेश्चन में और क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय करना है नंबर ऑफ मेटल इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट। ये इंपॉर्टेंट है, बाय करना है सेल करना। फॉर्मूला वही होगा, क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? देखो कितना फेकल चाहिए था आपको, फेकल की रिक्वायरमेंट इनटू हेज रेशियो और डिवाइडेड बाय मेटल इंडेक्स इक्विवेलेंट टू क्वांटिटी ऑफ फेकल। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे देखो फेकल रिक्वायरमेंट है 6000 किलो की, इनटू हेज रेशियो है 0.90, और ये एक कितने के इक्विवेलेंट है, 500 किलो के। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आएंगे, 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, है ना। 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स हमें क्या करने हैं, बाय करने हैं। अब प्रैक्टिकली 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय नहीं हो सकते हैं, पर क्वेश्चन ने इसके लिए क्या बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिविजिबल, मतलब पॉइंट्स में आंसर आए तो चलने देना, कोई इशू नहीं। तो मुझे क्या ऐसा सोचना है क्या कि मुझे 11 कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहिए, 10 नहीं सोचना। सिंपल आंसर 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स इज योर आंसर। बोलो, हो गया यहाँ तक? ये क्वेश्चन अपने आप में एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी पूरी कमोडिटी हेजिंग इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। हाँ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दोबारा क्वेश्चन को रीड करो एक बार, क्या पूछना चाह रहा था। व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमने बता दिया। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हम बता चुके हैं। अब वो पूछ रहा है इफेक्ट ऑफ सच एक्शन इन द अबाउट टू केसेज। अबाउट टू केसेज कौन से थे, ये वाले, ये वाले केसेस थे। इस केस में इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या इफेक्ट होगा वो आपको बताना है। देखो अगर प्राइस 2,55,000 हो जाए तो क्या होगा, अगर प्राइस 2,35,000 हो जाए तो क्या होगा। आज ही कितना चल रहा है इंडेक्स, 4800 पॉइंट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, इफेक्ट ऑफ हेजिंग। हेजिंग का इफेक्ट क्या होगा, है ना। ए पॉइंट, इफ स्पॉट प्राइस एट T6 is equals to 2,55,000 पर टन। ठीक है, इसको अगर केजी में लिखूं तो कितना होगा, करना है इसको 255 पर केजी।
चलो अब वही करना है आपको जो हमेशा से करते आए हैं हम। T0 और T6 पे देखना। बताओ मुझे T0 पे हमने क्या एक्शन ले रखा है, फटाफट से बताओ। क्या T0 पे हमने स्पोर्ट पे कोई एक्शन ले रखा है क्या? नहीं ले रखा। हमने स्पोर्ट के साथ कुछ नहीं कर रखा। हमने मेटल इंडेक्स के साथ क्या कर रखा है बताओ। मेटल इंडेक्स का फ्यूचर हमने क्या कर रखा है? बाय कर रखा है। एफ हमने प्लस कर रखा है क्या रेट पे? एफ हमने प्लस कर रखा है क्या रेट पे? बोलो बोलो, क्या रेट पे प्लस कर रखा है एफ? फ्यूचर प्राइस जो है उसी पे कर रखा है ना। फ्यूचर प्राइस ये रही क्वेश्चन में 4800। तो 4800 पे प्लस कर रखा है हमने, चलो हो गया। अब इस दिन जाके एफ मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी ना ट्रांजेक्शन को। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर अभी तो आपने बोला डिलीवरी करते हैं हम। यहाँ डिलीवरी थोड़ी होगा, यहाँ मेटल इंडेक्स से कर रहा हूँ ना मैं फेकल का फ्यूचर थोड़ी यूज कर रहा हूँ। फेकल का फ्यूचर यूज करता तो फेकल की डिलीवरी ले लेते हैं हम इसी प्राइस पे। हमने तो मेटल इंडेक्स के साथ इसका हेजिंग किया है, तो इंडेक्स को तो स्क्वायर ऑफ करना ही करना है। ठीक है। अब फ्यूचर में इंडेक्स की प्राइस क्या होगी वो हमें नहीं बता रखा, तो कैसे कैलकुलेट की जाती है आप सब लोगों को मैंने बता रखा है। चलो अगेन बता देता हूं। देखो T0 पे आपकी प्राइस कितनी थी फेकल की? फेकल की स्पॉट प्राइस कितनी थी यहाँ पे? 230। इस दिन फेकल की स्पॉट प्राइस कितनी हो गई? 255। इसका मतलब फेकल की प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। कितने रुपए से इंक्रीज हुई है फेकल की प्राइस? 25 रुपए से। क्या मुझे बता सकते हो अगर फेकल 25 रुपए से बढ़ेगा तो मेटल इंडेक्स कितने रुपए से बढ़ेगा? अगर ये आपने बता दिया ना तो बस मजे ही आ जाएंगे। हाँ एक चीज और दोबारा याद करवा दूं, कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको समझाया था अगर क्वांटिटी के बेसिस पे हम हेजिंग करेंगे तो जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो रुपीज में होगा, परसेंटेज में नहीं होगा। तो यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करके मत करना। 22.5 रुपए इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। गलत जवाब। 22.93 भी गलत जवाब। देखो बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। 27.77 इज ऑल्सो रॉन्ग। नहीं नहीं सॉरी, 27.77 इज राइट। देखो किसका परसेंटेज? हर्ष बोल रहा 521 रुपए। आपने परसेंटेज तो नहीं लगा दिया कहीं? हर्ष आपने परसेंटेज लगा दिया होगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, इसमें जो चेंज होता है उसका बीटा टाइम्स चेंज होता है स्क्रिप्ट में। तो उल्टा मत कर देना आप कभी। अगर फेकल 25 रुपए बढ़ा है तो आप बोलोगे मेटल इंडेक्स जो है ना वो ज्यादा बढ़ा होगा और उसका 90.90 ये बढ़ा होगा। तो अगर 25.90 है तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 25 डिवाइड बाई 0.90, इस तरीके से तो लिखेंगे। तो आंसर आएगा 27.77777। इस तरीके से। बोलो समझ में आ रही है बात? आ रही है। चलो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा मुझे बता दो। वेरी सिंपल। मेटल इंडेक्स में स्क्वायर ऑफ करने पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मेटल इंडेक्स को जब आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? देखो आपने पहले क्या किया था, एफ प्लस किया था, अब एफ माइनस कर रहे हो। एफ प्लस किया था 4800 रुपए में, एफ माइनस करोगे प्राइस बढ़ गई इसकी 4827.778 हो गई। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा भैया? प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा ना।
प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट होगा जो लोग कैलकुलेट करते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे हमने 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने किलो के इक्विवेलेंट था 500 किलो की, और प्राइस कितनी बढ़ गई 27.778। लो जी, तो इसको पूरा कर लेना 2.7777 ऐसे कैलसी में पूरा करके करना ताकि राउंड ऑफ का डिफरेंस नहीं है। तो ये आ रहा है आपका 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको इसके अंदर। चलो, हेजिंग से तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो ये 1.5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ कंपनसेट होगा। अब मुझे बताओ फैकल बाय कितने में करना पड़ेगा। नाउ द कंपनी हैज टू बाय फैकल इन स्पॉट। स्पॉट में खरीदना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 255। देयरफॉर रुपी आउटफ्लो कितना होगा 255 इंटू 6000। करो कितना होता है 6000 इंटू 255, 15,30,000 रुपए। जबकि इसमें से आपको क्या हो गया प्रॉफिट, तो आप बोल सकते हो नेट रुपी आउटफ्लो कितना हुआ 13,80,000 रुपए। ये चीजें समझ में आ रही है आपको। मेटल इंडेक्स को स्क्वायर ऑफ कर दो, उसके स्क्वायर ऑफ करने से आपको एक्चुअल में कोई ना कोई पैसा या तो आएगा या जाएगा, जिसको हम प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट बोलते हैं। दूसरा, फैकल जो आपको खरीदना है वो स्पॉट में आप खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्पॉट में प्राइस चल रही है 255, तो 255 में खरीद लेंगे। 255 में खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे 15,30,000। तो देखो 15,30,000 रुपए तो जाएंगे फैकल खरीदने के लिए। 1.5 लाख का हमने प्रॉफिट कमा लिया मेटल इंडेक्स से, तो नेट हमारे जेब से कितने रुपए गए 13,80,000 रुपए। यही क्वेश्चन ने पूछा था। व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ सच एक्शन इन द अबाउट टू केसेज। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मेटल से, और नेट जो आपकी रुपये आउटफ्लो हो रही है वो हो रही है 13,80,000 रुपए। ओके, यहाँ तक चले आगे। आगे चल सकते हैं क्या हम। नोट कर लिया सबने। सबने नोट कर लिया क्या। देखो, इसने दोनों केस में पूछा था इन द अबाउट टू केसेज, तो ये तो ए निकाला है हमने। बी में क्या होगा, अगर प्राइस 2,35,000 हो गई तो इफ स्पॉट प्राइस becomes 2,35,000 पर टन। अब बताओ क्या होगा। अगेन वही ये काम आपको दोबारा रिपीट करना है और कुछ नहीं करना। ये 0 है, ये 6 मंथ है। 0 पे आपने एफ प्लस कर रखा है एट द रेट ऑफ 242 पर केजी। ठीक है, 6 महीने बाद देखो, एक तो है आपकी स्पॉट प्राइस ऑफ फैकल, और दूसरी तरफ है आपका मेटल इंडेक्स। चलो मुझे बताओ स्पॉट प्राइस ऑफ फैकल, फैकल की प्राइस बढ़ी है या घटी है। हरीश बोल रहा है मेटल इंडेक्स समझा दो एक बार। मेटल इंडेक्स समझाना है या मेटल इंडेक्स वाली कैलकुलेशन। इंडेक्स तो कोई भी दे सकते हैं, उसका नाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए तो ये निफ्टी है, ये मान लो आप ये निफ्टी की बात कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन समझानी है। देखो यहाँ पे एक बार देख लो ताकि सेकंड में भी यूज आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बोला था स्पॉट 255 हो गई, पहले कितनी थी वो 242, सॉरी पहले 230 थी, अब 255 हो गई, तो 25 रुपए से फैकल की प्राइस बढ़ गई। अब आपको बीटा बता रखा है 0.9, इसका मतलब जितना चेंज मेटल इंडेक्स में आएगा उसका 0.9 टाइम्स चेंज आएगा फैकल में। तो मेटल इंडेक्स में कितने रुपए का चेंज आना चाहिए, 25 को डिवाइड कर दिया हमने 0.9 से,
तो अब आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके देख लो। अगर मेटल इंडेक्स 27.77 रुपीज से बढ़ेगा तो फेकल 25 रुपए से बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। अब होगा क्या, मेटल इंडेक्स आपने पहले बाय किया था, अब सेल कर रहे हो, तो इसमें आपको 27 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया, 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स 500 केजी, जो कि इसकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी थी, इनटू डिफरेंस, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। दिस इज कैलकुलेशन फॉर मेटल इंडेक्स। ठीक है, अब सेम काम यहाँ पे करो। चलो दोबारा फटाफट से मुझे बताओ, फेकल की प्राइस कम हुई है या बढ़ी है? कितने रुपए से कम हुई है, अगर कम हुई है तो? जल्दी जल्दी जल्दी। प्राइस हो गई 235, पहले चल रही थी 230, अभी भी बढ़ी है ना? तो चलो बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? 5 रुपए अभी भी बढ़े हैं इसमें। ठीक है, पहले 230 था, अब 35 है, तो 5 रुपए बढ़ गई। अगर फेकल की प्राइस बढ़ेगी तो मेटल इंडेक्स की प्राइस भी बढ़ेगी। बताओ कितने रुपए से बढ़ेगी? अगर फेकल 5 रुपए से बढ़ेगा तो मेटल इंडेक्स कितने रुपए से बढ़ेगा? 4.5। दक्षिता ने दोबारा वही गलती कर दी। यहाँ पे आप 5 इंटू 0.9 थोड़ी करोगे, डिवाइड बाय 0.9 करोगे, और 5 डिवाइड बाय 0.9 करोगे तो वो कितना आएगा? 5.5555 इस तरीके से। ठीक है, ओके यहां तक। अब इम्पैक्ट निकालो, मेटल इंडेक्स का निकालते हैं पहले। देखो मेटल इंडेक्स पहले खरीदा था, बेचा है, बढ़ गई प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है देखो, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट इज इक्वल्स टू 10.8 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 500 केजी का इक्विवेलेंट साइज था, इंटू 5.555। इस प्राइस से आपका बढ़ा है, कितना आएगा? 30,000 आ रहा है क्या? 30,000 का प्रॉफिट हो गया। चलो मुझे बताओ, फेकल क्या एक्चुअल में खरीदना पड़ेगा क्या? अभी फेकल तो एक्चुअल खरीदना ही है ना हमें। कंपनी विल बाय फेकल इन स्पॉट एट द रेट ऑफ 235 पर केजी। ठीक है, और 235 में खरीदेंगे तो देयर फॉर रूपी आउटफ्लो कितना होगा? 6,000 किलो खरीदना है, 235 रुपए से खरीदेंगे तो नेट रूपी आउटफ्लो हो जाएगा आपका 235 इंटू 6,000, 14,10,000। ठीक है, अब देखो देयर फॉर नेट रूपी आउटफ्लो कितना होगा? फेकल खरीदने में गए 14,10,000, 30,000 का प्रॉफिट हो गया मेटल इंडेक्स से, तो नेट रूपी आउटफ्लो हो गया आपका 14,10,000 रुपए माइनस 30,000 रुपीज जो कि आपने मेटल इंडेक्स से कमाया है, इक्वल टू रुपीज 13,80,000। क्या फर्स्ट सिचुएशन का आंसर भी यही आया था क्या? लेट अस चेक। ये लो, तो हेजिंग यही तो बोलता है आपको कि आपका नेट जो आउटफ्लो है ना वो फिक्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे फिक्स हो रहा है। आप और आपको मन करे तो और कुछ भी प्राइस करके देख लेना, 242 को 300 रुपए करके देख लेना, 500 रुपए करके देख लेना, 100 रुपए करके देख लेना, कुछ भी कर लेना, आपका नेट जो आउटफ्लो होगा ना वो 13,80,000 रुपए ही होने वाला है। इसी को बोलते हैं हेजिंग। बैठा क्या कुछ दिमाग में हमारे? आ गया समझ में? अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये बहुत इजी है, तो फिर आपको इसके पढ़ने का क्या बेनिफिट? ये सब चीजें ही तो है ना जो सीएमए को एक अलग पहचान देगी। तो ये सब चीजें आपको नहीं आएगी तो फिर तो कोई बच्चा भी बता देगा। अब कोई एबीसीडी तो पढ़ नहीं रहे हम।
ठीक है ना, सब टेक्निकल चीजें हैं, बट ये इतना जरूर है कि सब अंडरस्टैंडेबल है इजीली, कोशिश की जाए तो सब आराम से समझ में आने वाली चीजें। ओके यहां तक अब सबको? चलें, इसका लास्ट पार्ट और है, 3 पार्ट कर लिए हमने इस क्वेश्चन के, एक लास्ट 4th पार्ट और बचा हुआ है इसका, पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है देखो, इफ इन केस ए Fashion Limited wants to cash in on an arbitrage opportunity, what should it do? My God, अब हेजिंग की बात नहीं कर रहा। अच्छा, हेजिंग आर्बिट्रेज में क्या डिफरेंस होता है, मैं तो आपको बार बार मैं समझा रहा हूं उसका ट्रिक पता करने का। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेजिंग एंड आर्बिट्रेज? देखो क्या डिफरेंस है, आर्बिट्रेज में प्रॉफिट कमाना होता है, वेरी गुड। तो एक डिफरेंस तो आपने बहुत अच्छा बताया है, आर्बिट्रेज में हम प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हेजिंग में हम हमारा नेट इनफ्लो आउटफ्लो फिक्स करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गई। एक और डिफरेंस जो मैं आपको समझा रहा हूं वो क्या, हेजिंग मतलब एक्चुअल में किसी ना किसी अंडरलाइन की या तो हमने बाय सेल कर रखी है या फिर फ्यूचर में करना है। ठीक है, जबकि आर्बिट्रेज का मतलब क्या, हमें एक्चुअल में कुछ नहीं खरीदना बेचना, हमें तो फ्यूचर में कोई स्ट्रेटेजी लगा के पैसे कमाना। ठीक है, चलो दोनों चीजें आपने बताई है, तो ये चीजें आपके माइंड में है, ये पता करके अच्छा लगा। अब आपको आर्बिट्रेज बताना है, लो जी, आर्बिट्रेज तो कोई भी बताएगा, बच्चा बच्चा। और केस 1 में बताना है, केस 1 मतलब जब फ्यूचर प्राइस दे रखी हो। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या करते हैं आर्बिट्रेज में, 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालते हैं, निकाल रखी है हमने ऑलरेडी, देखो क्वेश्चन में, तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कितनी निकाली थी, 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकाली थी 247.92। 247.92 ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन पार्ट 1। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं लगे कि डायरेक्ट लिख दिया हमने। और 6 मंथ की एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 242 गिवन है ये। तो आर्बिट्रेज आपको आता है, बोलो बोलो, आर्बिट्रेज आता है आपको? क्या होगा यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन? कोई भी बता देगा, कोई भी बच्चा बच्चा बता देगा आप तो। एफ प्लस कर लो क्योंकि सस्ता है, और एफ अगर प्लस करूंगा तो एस माइनस करना पड़ेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो इन्होंने तो स्ट्रेटेजी पूछी है शायद केवल, हाँ केवल स्ट्रेटेजी पूछी है, तो आप स्ट्रेटेजी लिख के आंसर बता सकते हो डायरेक्ट। आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना आएगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट होगा इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 247.92 माइनस 242 इक्वल टू 5.92 पर केजी, है ना। देयरफॉर टोटल आर्बिट्रेज प्रॉफिट, चलो टोटल को छोड़ो, वो तो केजी से कोई लेना देना नहीं, तो पर केजी का हमने निकाल दिया, 2.5.92 पर केजी का आपको प्रॉफिट होगा। कैसे होगा वो आप पूरी टेबल बना के प्रूव कर सकते हो। इज इट ओके? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन काफी लेंदी था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको टिक कर लेना। और इस क्वेश्चन को होमवर्क में भी लिख रहा हूं मैं, दोबारा इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, पूरा सोल्व करोगे, ऐसे नहीं केवल क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख लिया ठीक है हो गया।
ठीक है, और इसके अंदर जाना मत सॉल्यूशन में, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा आपका। 12 हमने कर ही लिया। चलो 13th क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। अच्छा, आपने एक लिखा था 12th में कुछ पार्ट रह गया। 12th तो पूरा हो गया, इसमें कहाँ रह गया पार्ट? 12th तो पूरा हो गया आपका क्वेश्चन। 12 में तो कुछ रहा ही नहीं है। अब हमने निकाल दिया था ना कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने हैं हमें इसमें। 55 कॉन्ट्रैक्ट आंसर आया था हमारा। बाकी गया इसमें कुछ किसी के हिसाब से? हाँ जी, हो गया था, हम भूल गए थे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आ जाओ। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी ट्राई करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझा के जो कैलकुलेशन करनी है वो कर देता हूँ। इमली ट्रेडिंग कंपनी हैज अ बीटा ऑफ 0.8 विद BSE 200। BSE 200 का मतलब नथिंग बट एक नाम है इंडेक्स का। तो इस 200 को कोई वैल्यू मत समझना, ये 200 नाम है, ठीक है ना। जैसे रोबोट 2.0 होता है ना, वैसे BSE 200 इज द नेम ऑफ इंडेक्स। और बीटा कितना है? ETC, इमली ट्रेडिंग कंपनी क्या है? आपका शेयर है, शेयर का बीटा है 0.8। चलो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ईच BSE 200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ 100 यूनिट्स। बोलो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम मान लो, या फिर लैंग्वेज ऑफ जो लैंग्वेज लिख रखी है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, समझ में कम आती है। इस सेकंड लाइन को पढ़ के आप क्या बोलोगे मुझे बताओ? लॉट साइज या क्वांटिटी की इक्वेशन? व्हाट इज दिस? इज इट लॉट साइज और इट इज क्वांटिटी इक्वेशन? क्या लग रहा है आपको? देखो मुझे पर्सनली तो लॉट साइज लग रहा है, बट सॉल्यूशन में इसको लॉट साइज नहीं मानते हुए क्या माना है? क्वांटिटी। तो दोबारा एक बार पढ़ें तो इसको, देखो जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो 99% लोग लॉट साइज ही मानेंगे। ईच BSE 200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ 100 यूनिट्स। अब वर्थ 100 यूनिट्स, ये 100 यूनिट्स किसके लिए लिखा है इन्होंने? ये क्लियर नहीं बताया। ये 100 यूनिट्स अगर BSE के लिए लिखा है तब तो ये लॉट साइज है, और अगर ये 100 यूनिट्स इन्होंने लिखा है ETC के लिए तो फिर ये क्वांटिटी की इक्वेशन है ना। और इससे पूरा का पूरा आंसर में क्या पड़ जाता है आपके? फर्क पड़ जाता है। सारी बात समझ में? तो बस इतनी सी एक चीज तो इसमें ये करना है आपको, इसको लॉट साइज मत मानना, इसको क्वांटिटी इक्वेशन मानना। क्वांटिटी इक्वेशन मानने का मतलब हेजिंग क्वांटिटी के हिसाब से करेंगे। चलो अब आगे लिखा हुआ है, रणबीर एंटिसिपेट्स अ बियरिश मार्केट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड हैज गॉन शॉर्ट ऑन शेयर्स ऑफ 25,000 शेयर्स ऑफ ETC इन द स्पॉट मार्केट। चलो अब की बार देखो, इसने जो शेयर्स है वो खरीदे हैं या बेचे हैं? शॉर्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट का मतलब इसने शेयर्स को सेल कर रखा है, ठीक है। ETC शेयर्स आर ट्रेडेड एट 100, ये आपकी स्पॉट प्राइस दे रखी है। 3 मंथ फ्यूचर BSE 100 इज कोटेड एट 12,500, ये 12,500 पे चल रहा है। ओके, अब आपको बताना है नंबर ऑफ BSE फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन बाय रणबीर इफ ही वांट्स टू हेज प्राइस रिस्क टू द एक्सटेंट ऑफ 60%, 100%, 100। देखो आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट हेज पढ़ा है। चलो एक बार मैं आपको आंसर निकाल के बता देता हूँ यहाँ पे। ए का नंबर ऑफ BSE 200 इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी, बताओ फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर बाय करना है कि सेल करना है? इंडेक्स फ्यूचर बाय करना है या सेल करना है? बाय उल्टा होता है ना, स्पोर्ट को सेल कर रखा है तो इंडेक्स को क्या कर लो? बाय। टू बी बॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स
नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईटीसी इनटू हेज रेशियो, है ना, ये फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाई 1 कॉन्ट्रैक्ट इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ ईटीसी, है ना, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अब जब आपको हेजिंग कम ज्यादा करनी है तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू हेजिंग इन परसेंटेज, कितने परसेंट की हेजिंग करना चाहते हो आप, ठीक है। तो नॉर्मली 100% होता है तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो ए पार्ट में बोल रहे हैं आप 60% हेजिंग करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, इसको 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नंबर ऑफ शेयर्स, ईटीसी के 25,000 शेयर थे, इंटू हेज रेशियो 0.80 इंटू 60% आप हेजिंग करना चाहते हो, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट साइज क्या थी 100। देखो कितना आएगा, 25,000 इंटू 0.8 इंटू 60%, 12,000 डिवाइड बाई 100, 120 कॉन्ट्रैक्ट्स। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो कर सकते हो आराम से। 120 कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट परफेक्ट हेज। अच्छा ये बताओ, ये अंडर हेज्ड है या ओवर हेज्ड है? अंडर हेजिंग की है, ओवर हेजिंग की है? पूरी हेजिंग नहीं की ना हमने, अंडर हेजिंग की है। अब अगर यहाँ पे देखो 3 केस है, ए में 60% हेजिंग करनी है, बी में 100% हेजिंग करनी है। 100 करनी है तो 60% को हटा दो, क्या आंसर आएगा? तो देखो बी का आंसर भी निकाल देते हैं डायरेक्टली, 25,000 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 200 कॉन्ट्रैक्ट्स। और सी में बोला है कितना, सी में बोला है 125%, तो इसका 125% कर दो, 25,000 इंटू 0.8 इंटू 125% डिवाइडेड बाई 100, कितना आएगा? 250 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। चलो ए पार्ट तो हो गया, बी और सी आपको करना है, बस मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इफ प्राइस ऑफ ईटीसी फॉल्स बाय 20%, देखो दो क्वेश्चन है इस सेकंड में, एक बोल रहा है फॉल होगी तो बताना, इंक्रीज होगी तो बताना, मतलब दोनों बार बताना। बोल रहे ईटीसी की प्राइस 20% से डाउन हो गई, तो रणबीर, हाउ इज रणबीर प्रोटेक्टेड इन अबोव 3 केसेज, तीनों केस में आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है, नेट इफेक्ट। एक तो आप बता देना प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है आपको, एक तो ये बता देना, है ना। एक आपके ईटीसी में क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो बता देना, और दोनों का नेट बता देना। 3 चीजें आपको बतानी। कब ईटीसी 20% बढ़े वो भी बताना है, ईटीसी 20% गिरे वो भी बताना है। कर सकते हो क्या क्वेश्चन? चलो एक चीज बता दो ताकि गलती नहीं हो आपसे, क्या यहाँ पे कैलकुलेशन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज से करोगे या रुपीज इंक्रीज डिक्रीज से करोगे? जैसे अगर ये 20% से बढ़ा है, मतलब ये 20 रुपए से बढ़ा है, अगर ये 20 रुपए से बढ़ा है तो ये कितने रुपए से बढ़ेगा? 25, सही है ना। बीटा अगर 0.8 है, तो अगर ईटीसी 20 रुपए से बढ़ेगा तो आपका जो बीएससी इंडेक्स है वो 25 रुपए से बढ़ेगा। चलो इस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। और थर्ड क्या बोल रहे हैं, अगर ईटीसी का प्राइस 30% डाउन हो जाता है, मतलब 30 रुपए, तो ईटीसी तो गया 30 रुपए नीचे, और बीएससी का प्राइस हो जाता है 12,000। अब देखो नॉर्मली तो हम बीटा से कैलकुलेट करते हैं ना, क्यों बीटा से कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमें सामने इंडेक्स की वैल्यू नहीं बता रखी, पर अब की बार इसने बता दी। 12,500 वाली चीज 12,000 हो गई, तो ये 500 से डाउन हो गई, तो कोई बात नहीं, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके बता देना। फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज रणबीर पोजीशन इन केस 1B अबो, मतलब 100% वाले केस में आपको बताना है। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ड्रॉन इन केस विद रेफरेंस टू क्रॉस हेजिंग, ये वाला पार्ट मैं आपको बता दूंगा कल,
लास्ट वाला, ठीक है ना। एक बार याद दिला देना कि सर ये लास्ट वाला पार्ट आपको करवाना है। तो फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड और थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको सोल्व करके लाना है। दिस इज योर होमवर्क। और जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था वो आपको रिपीट करना है जाके। ओके, चलो जी, ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना, क्वेश्चन सोल्व करके लाना। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो करके नहीं लाए।